बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS उर्दू 6th सेमेस्टर। अब्दुल्ला हुसैन का लिखा हुआ नावल उदास नस्लें, इसके बारे में बात होगी। पहले हम अब्दुल्ला हुसैन के इब्तदाई हालात के बारे में देखेंगे, जो कि 14 अगस्त 1931 को रावलपिंडी में पैदा हुए। असल नाम मोहम्मद ख़ान था। उनका आबाई वतन खैबर पख्तूनख्वा था, जिसको उनके वालिदैन ने खैरबाद कह दिया और पंजाब आन बसे। अब्दुल्ला के वालिद बरतानवी राज में एक्साइज इंस्पेक्टर थे। सरकारी मुलाजमत होने की वजह से उन्हें रावलपिंडी के अलावा दूसरे मुख्तलिफ इलाकों में भी रहना पड़ा। इसीलिए अब्दुल्ला हुसैन की इब्तदाई तालीम घारी पर हुई। अब्दुल्ला के वालिद उनकी तालीम व तरबियत रहन सहन पर बहुत तवज्जो देते थे। 9 बरस की उम्र में मजहबी दर्स व तदरीस के सिलसिले के लिए सदरुद्दीन नाम के आलिम दीन को रखा गया। गुजरात हाई स्कूल से मैट्रिक और ज़मींदार कॉलेज से BSc की डिग्री हासिल की और तालीम व तदरीस के साथ साथ अंग्रेज़ी अदब, रूसी और फ्रांसीसी के तर्जमा शुदा नावल, कहानियाँ, अफसाने पढ़ते रहे और अपने नावलों और अफसानों का तर्जमा भी खुद किया अंग्रेज़ी ज़ुबान में। वालिद के इंतकाल के बाद हालात कुछ अच्छे ना रहे, तो उन्होंने डंडोत ज़िला जेहलम में सीमेंट फैक्ट्री में मुलाजमत इख्तियार कर ली। 1959 में अब्दुल्ला को कोलंबो प्लान का फेलोशिप मिला, जिस पर वो वहाँ चले गए और उसके बाद फिर उन्होंने कैनेडियन यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियर का डिप्लोमा लिया। अब्दुल्ला की तबीयत में ठहराव और यकसानी तो थी नहीं। वालिद की तरह हमेशा बागियाना जहन के साथ ही उन्होंने काम किया और अपने वालिद की शफकत के मुतालिक कहते हैं कि मेरे वालिद का मैं इकलौता बेटा था। लड़कपन में उनके हमरा 15-15 मील शिकार के पीछे जंगल में घूमते रहते थे और वो मुझे सब कुछ ज़मीन व आसमान के जानदार बेजान चीज़ों के बारे में जो कुछ वो जानते थे वो मुझे बताया करते थे। खेत, फसलें, किसान, सब कुछ। माँ की कमी उन्होंने मुझे महसूस ना होने दी, लेकिन मुझे अंदर से माँ की कमी महसूस होती थी। अब अदबी खिदमात का जिक्र करें तो पहले उन्होंने अपना कलमी नाम अब्दुल्ला हुसैन रखा, इसलिए कि कर्नल मोहम्मद ख़ान के नाम से पहले तो मौजूद थे। और फैक्ट्री में काम करने के दौरान एक अख्तर अब्दुल्ला हुसैन उनके साथ काम करता था, जिसके नाम से जो नाम इन्हें पसंद आया और अब्दुल्ला हुसैन उन्होंने अपना कलमी नाम रख लिया। उदास नस्लें देखते हैं उसके बारे में। वो क्या कहते हैं कि ये तो एक तहरीक थी, ये एक सिलसिला था जो 5 साल तक जारी रहा उदास नस्लें का, और इसका प्लॉट, मरकज़ी प्लॉट शुरू से लेकर आखिर तक मेरे ज़हन में आ गया था और इसके लिए मैंने बहुत तगोदो की ताकि हकीकी वाक़यात मैं इसमें शामिल कर सकूं और हकीकी किरदारों से, मसलन खुदा दाद खां जिन्होंने पहली जंग अज़ीम में विक्टोरिया क्रॉस हासिल किया था, उनसे भी मिला, उनसे वाक़यात जानने के लिए कि ताकि मैं हकीकी वाक़यात जो है वो अपने नावल में पेश कर सकूं। उदास नस्लें का खुलासा इस तरह से है कि उदास नस्लें का मौजू बरतानवी हिंदुस्तान है। ये नावल अपने अंदर एक अहद की तारीख समोए हुए है। नावल के वाक़यात की इब्तदा 1857 की जंग आज़ादी से होती है और नावल के आगाज़ में मुसन्निफ़ हमें 2 घरानों से मुतारिफ़ करवाता है। एक रोशन अली ख़ान, जो 1857 के गदर में कलेक्टर के दफ्तर में मामूली एहलकार था। लड़ाई में वो एक अंग्रेज़ की जान बचाता है, जिसके मुआवजे में उसको 500 मरबा अराज़ी और आगा का खिताब सरकार की तरफ से हासिल होता है। रोशन अली ख़ान का एक दोस्त था मोहम्मद बेग, ये दूसरा ख़ानदान जो इसमें वो मुतारफ़ करवा रहे हैं। मोहम्मद बेग, जिसको 50 मरबा अराज़ी रोशन अली ख़ान ने दोस्ती में दे दी। रोशन अली का एक बेटा गुलाम मुहिउद्दीन था, जो बाद में रोशन आगा बना। आगा का खिताब जो मिला वो फिर सिलसिला दर सिलसिला, ख़ानदान दर ख़ानदान चलता है। मोहम्मद बेग के 2 बेटे थे। बड़ा नियाज़ बेग काश्तकारी करता था, मगर शौक़ फजूल पाल रखे थे। बंदूकें बनाता था। सरकारी छापा पड़ा, बंदूकें पकड़ी गईं और थोड़ी ज़मीन छोड़कर बाकी जब्त कर ली गई और नियाज़ बेग को 12 साल की जेल हो गई। दूसरा बेटा अयाज बेग इंजीनियर था, जो कलकत्ता में रहता था और गैर शादीशुदा था। उसने फिर अपने भाई नियाज बेग के बेटे नईम को अपने पास बुलवाया, उसकी तालीम जारी रखवाई और उसे सीनियर कैम्ब्रिज करवाया।
अब देखते हैं कि अय्याज बेग और नईम गुलाम मही उद्दीन के रोशन आगा बनने की तकरीब में शिरकत करने के लिए दिल्ली जाते हैं, और जहां नईम रोशन आगा की बेटी अजरा से भी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। फिर आगे चलते हुए नईम रोशनपुर अपने बाप के पास जाता है, जहां रोशन आगा की जागीर भी है। नईम पहली जंग अजीम में फ़ौज में भर्ती हो जाता है और एक बाजू ज़ाया करवाकर क्रॉस अवार्ड हासिल करता है। वापस आकर रोशन महल के मुंशी का जुल्म देखते हुए दहशतगर्दों में शामिल हो जाता है, जहां वो ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता। बाप के मरने के बाद रोशन महल वारिद होता है और अजरा से शादी कर लेता है। नईम और अजरा सियासत में हिस्सा लेते हैं। नईम कांग्रेस की तहरीकों में जेल जाता है और वहाँ बिला आखिर उसको फालिज होता है, और फिर अजरा के पास रोशन महल आ जाता है। बीमारी से तंदुरुस्त होने के बाद उसे रोशन आगा की वजह से डिप्टी सेक्रेटरी की मुलाजमत मिल जाती है। फिर क़याम पाकिस्तान होता है। उस वक्त अजरा अपने घर वालों के साथ पाकिस्तान आ जाती है और नईम तन्हा एक काफिले में शामिल हो जाता है, और रास्ते में उसकी मुलाकात अपने छोटे भाई अली और उसकी बीवी से होती है, जिसे नईम ने सियासत में साथ ना देने पर घर से निकाल दिया था। अब दोनों मिलते हैं, अली नईम को माफ़ कर देता है और फिर वो मिल जाते हैं, और साथ उनके एक प्रोफेसर था जो रास्ते में उनके साथ मिला था और उनके साथ वो सफ़र कर रहा था काफ़िले में। वहाँ बलवाई जो है वो नईम को ले जाते हैं और अली की बीवी अमृतसर स्टेशन पर रह जाती है। पाकिस्तान आकर भूखे प्यासे अली की मुलाकात बानो से होती है, जो कभी शैला थी और एक दहशतगर्द की बहन थी, और कभी वो नईम को पसंद करती थी। और अब अली ने उसे शादी की दावत दी और वादा किया कि उसका बेटा अगर मिल गया जो गुम हुआ है तो उसको अपना बेटा बनाकर रखेगा। यहाँ ये नावल की कहानी का हम एहतमाम देखते हैं। अब देखते हैं इसका तजज़िया किस तरह करना है। उदास नस्लें उर्दू का हंगामा खेज़ नावल समझा जाता है। इसको बाज़ लोगों ने तारीख़ी नावल कहा और उसमें तारीख़ी नावल के मुतालबात पूरे ना होने की शिकायत भी की, जबकि अब्दुल्ला ने खुद दावा किया कि मैंने तो बुनियादी तौर पर मोहब्बत की कहानी समझ कर लिखा था और मेरे जहन में अब भी नावल जो है यही उसका तस्वुर है। अलबत्ता हमारे यहाँ मोहब्बत की कहानी का तस्वुर लड़के लड़की की मोहब्बत, मुलाकातें, फिर उसके बाद उलझने, लड़ाइयाँ, और फिर या शादी या फिर खुदकुशी या मौत, ये होती है। और उदास नस्लें इसी दिलकीर पर लिखा हुआ नावल हरगिज़ नहीं है। इस तरह सोचा गया है कि ये एक पेचीदा नावल है और एक जिसकी जो इसमें मोहब्बत को गहराई से देखा गया है। देखा जाए तो रोशनपुर का एक किसान नईम और रोशन महल के फ्यूडल लॉर्ड की बेटी अजरा की दास्तान मोहब्बत है, लेकिन अजरा की मोहब्बत के बावजूद नईम तन्हा हो जाता है। ज़िंदगी के मुताल्लिक बेगानगी का रवैया हो जाता है और बलवाइयों के हाथों मारा जाता है, जबकि अजरा आखिर में तन्हाई का सबसे कड़ा अजाब काटती है। क्या ये नावल एक रोमांस है? तो इसका जवाब तो नफ़ी में है। रोमानी नावल में मिसाली फ़िज़ा होती है, जबकि इस नावल का माहौल हकीकी है, जिसके आसपास की दुनिया मौजूद है, आम जिंदगी है, जिसके टूटे फूटे किरदार मिलते हैं। अब मुसन्निफ़ ने खुद जिक्र किया है कि ये नावल तारीख़ी नहीं, रोमांस भी नहीं, तो फिर क्या है? और क्या है फिर? इसका जवाब ये है कि नावल नसरी किस्से के ज़रिए इंसानी ज़िंदगी की तर्जुमानी करता है, बजाय एक शायराना जज्बाती नज़रिया के, फ़लसफ़ियाना, साइंटिफिक या कम से कम एक ज़हनी तनकीद हयात का जो है वो तनकीद हयात को पेश करता है। या दूसरा जवाब है कि हम इसको एक असरी नावल कह सकते हैं, जिसमें 10-20 साल के हालात किसी एक शख्स या ख़ानदान की वसात से पेश किए गए हैं, और एक असर ने पूरे तबकात के नफसियाती हालात जो है ना वो बयान किए हैं। अब आगे देखते हैं कि उदास नस्लें का जो आगाज़ था वो 1913 के ज़माने से शुरू होता है, और इसमें रोशन महल की एक तकरीब थी, जिसमें रोशन अली खान का बेटा गुलाम महिउद्दीन की आगा बनने की तकरीब चल रही थी। ये शुरू में ही हमने देखा। तो उस तकरीब में रोशन की पोती अजरा
اور پرویز محل کی جان تھے، اور اس میں ایاز بیگ اور نعیم بھی شریک تھے۔ آخری حصے میں بھی دو تقاریب ہیں۔ ایک تقریب کلب میں ہو رہی ہے اور روشن علی خان کی پوتی نجمی اور اس کا خاوند مسعود شریک ہیں۔ روشن محل اب ایک خواب ہے۔ روشن علی خان کا پوتا اب کبھی کبھی کوئی تقریب منعقد کرتا ہے جس میں عذرا آخری وقت میں آ کر بھاوج کو نظر انداز کر کے پرانے ملنے ملانوں سے ملتی ہے، ان کے حال چال پوچھتی ہے، اور سب اس طرح سے وہ رونق بخشتی ہے۔ ناول کے آغاز میں ایک تحیر ہے۔ روشن علی خان کے روشن آغا بننے کا معاملہ ایک حقیقت ہے اور محمد بیگ ایک کہانی۔ آخر میں پرویز اور نجمی ایک حقیقت ہے، جبکہ علی کی بیوی بانو ایک کہانی۔ بہرحال روشن علی خان اور محمد بیگ سے شروع ہونے والی کہانی پرویز اور اس کی بہنوں اور اس کی بیوی پر ختم ہوتی ہے۔ ویسے کہانی کہاں ختم کہاں شروع، چلتے چلتے جب معاملہ ٹوٹ جائے انجام بن جاتا ہے۔ جہاں کوئی کہانی ختم وہیں ایک اور کہانی شروع۔ یہ محبت کی سیدھی سادی لکیر پر چلنے والا ناول نہیں ہے، اور مصنف یہ بھی نہیں کر سکتا کہ ہیروئن کو مار کر ناول کا اینڈ کر دے۔ یہاں تو کہانی ایک دھند میں ختم ہوتی ہے، اور بات یہ کہ کہانی جس طرح سے شروع ہوتی ہے اسی ماحول میں ختم ہوتی ہے۔ اداس نسلیں کے آغاز میں ایک بالادست طبقہ جنم لیتا ہے اور زبردست طبقے سے اس کے تعلقات کا آغاز ہوتا ہے۔ جاگیردار طبقے نے آغاز کیا تھا اس زمانے میں۔ اس ناول کے پلاٹ پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ غیر مربوط پلاٹ ہے، نعیم سرشار کے میاں آزاد کی طرح ہے، وہ جہاں بھی جاتا ہے قصہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اور اداس نسلیں میں منظر نگاری پر بھی بہت توجہ دی گئی ہے، خوب اور رومانوی نہیں، حقیقت پسندانہ ہے۔ وہ منظر ہی نہیں پس منظر بھی پیش کرتے ہیں۔ گاؤں کے ماحول ہو یا روشن محل کی دعوتیں، ان کا جو منظر کشی ہے وہ قرۃ العین حیدر کے میرے بھی صنم خانے کی تقریبات کی یاد دلاتا ہے۔ اس میں مزید اضافہ بھی ممکن ہے۔ یہ مختصر تبصرہ سن کر خود بھی ناول پڑھیں اور اس میں آپ اضافہ کریں اور اپنے خیالات سے نوازنا نہ بھولیے۔ لنک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔